अगर ये कहा जाए कि आज जिस चीज को पूरी दुनिया सबसे बड़ी सफलता मानती है वो दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है, तो शायद लोग हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल। लोग अक्सर चौंक जाते हैं जब उन्हें ये रियलिटी चेक मिलता है। राइट। एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना की जाए जहां एक इंसान के पास दुनिया की सारी दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, महंगे घर हैं, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और समाज में एक बहुत ऊंचा रुतबा है। हाँ, जो एक आइडियल लाइफ मानी जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन उसका मन रात दिन बेचैन रहता है, नींद आती नहीं है, हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू होती है और अंदर एक अजीब सा खालीपन हमेशा बना रहता है। तो क्या वाकई उस इंसान को अमीर कहा जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल है, क्योंकि बाहर से देखने पर वो इंसान चाहे जितना भी सफल नजर आए, अगर उसके भीतर शांति नहीं है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर वो एक बहुत ही गहरी कंगाली में जी रहा है। कंगाली सही शब्द है। हाँ, क्योंकि हम लोग अक्सर उन्हीं चीजों को दौलत मान लेते हैं जिन्हें छुआ जा सके या गिना जा सके, लेकिन असली दौलत हमेशा अदृश्य होती है और यही इस बात का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा पूरा फाउंडेशन ही गलत है। और यही इस डीप डाइव का मुख्य मकसद है। आज हम केविन डब्ल्यू नेथन की बहुत ही प्रभावशाली किताब इनर वेल्थ, द पाथ टू लास्टिंग पीस एंड सेल्फ नॉलेज की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असली दौलत आखिर होती क्या है। राइट। इस किताब का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि लोग हमेशा बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, नौकरी हो, व्यापार हो या स्टेटस हो, लेकिन लेखक एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं जो कि पूरी सोच को पलट देता है। बिल्कुल। उनका मानना है कि जब तक इंसान खुद से नहीं जुड़ता, वो हमेशा अधूरा महसूस करेगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे आज के जमाने का कोई बहुत ही महंगा नया स्मार्टफोन हो। ओह अच्छा, स्मार्टफोन वाली एनालॉजी। हाँ, अगर उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस अंदर से करप्ट हो चुका है, उसमें वायरस आ गया है, तो बाहर से उस पर कितना भी महंगा कवर लगा दिया जाए या स्क्रीन गार्ड लगा दिया जाए, वो फोन ठीक से काम नहीं करेगा। वो बार बार हैंग होगा। एग्जैक्टली, वो बार बार हैंग होगा। ये ओएस वाली बात तो बहुत सटीक है। यानी बाहरी दौलत वो कवर है, लेकिन इनर वेल्थ इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर अंदर डर और चिंता का वायरस है तो बाहर की करोड़ों की दौलत उस सिस्टम को क्रैश होने से नहीं बचा सकती। सही दिशा में सोच रहे हैं। लेखक ने अपनी ही जिंदगी का एक बहुत भावुक उदाहरण दिया है। एक समय ऐसा आया था जब उनका बाहरी जीवन पूरी तरह से बिखर रहा था। फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था, राइट? हाँ, फाइनेंशियल नुकसान, रिश्ते टूट रहे थे। ऐसे वक्त में जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तब आमतौर पर इंसान टूट जाता है। लेकिन उस बेहद कठिन समय में उन्होंने ध्यान और अपने अंदर के विश्वास के जरिए खुद को जिंदा रखा। उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनकी इनर वेल्थ सुरक्षित थी। वाओ! लेकिन यहाँ एक नया सवाल उठता है, ये अंदर की दौलत अचानक से तो मिलती नहीं है, इसको बनाया कैसे जाए? इसके लिए किताब में 4 बुनियादी कदम बताए गए हैं। पहला कदम है खुद को जानना, अपने डर, इच्छाओं और सीमाओं को पहचानना। लेकिन सच कहा जाए तो ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है। खुद की कमजोरियों को देखना बहुत डरावना हो सकता है। इसीलिए ये पहला कदम सबसे ज्यादा हिम्मत मांगता है। मनोविज्ञान में इसे अपनी शैडो यानी परछाई का सामना करना कहते हैं। जब तक इंसान अपने अंदर छुपे हुए डर और इनसिक्योरिटीज को स्वीकार नहीं करता, वो उन्हें ठीक नहीं कर सकता। ये पहला स्टेप ही सबसे बड़ा ब्लॉक है। बिल्कुल। उसके बाद आता है दूसरा कदम, नकारात्मकता को छोड़ना। और इसमें सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक करना। हाँ, हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस होता है जो हमेशा खतरे और बुराइयों को पहले देखता है। जब इंसान खुद से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग तुरंत उस बात को सच मानने लगता है। इस वायरिंग को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये नेगेटिविटी बायस वाली बात बहुत दिलचस्प है। इसके बाद जो तीसरा कदम लेखक ने बताया है वो है समय निकालना। रोजाना कम से कम 10 मिनट खुद के साथ शांति में बिताना। लेकिन इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। हाँ, बोलिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड पर है। 10 मिनट शांति से बैठने के बजाय लोग 10 मिनट डूम स्क्रॉलिंग करना ज्यादा आसान समझते हैं। फोन पर स्क्रॉल करना आसान लगता है। राइट।
आंख बंद करते ही दिमाग में फोन का नोटिफिकेशन, ऑफिस का ईमेल या कल की चिंता घूमने लगती है। तो क्या वाकई सिर्फ 10 मिनट का मौन दिमाग पर इतना बड़ा असर डाल सकता है? ये विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का न्यूरोसाइंस समझना जरूरी है। जब दिमाग लगातार स्क्रीन और शोर से घिरा रहता है, तो हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो हमारा अलार्म सिस्टम है, वो लगातार ऑन रहता है। अच्छा, मतलब इंसान हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। एग्जैक्टली। नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, लड़ने या भागने की स्थिति में। जब कोई 10 मिनट के लिए पूरी तरह मौन हो जाता है और सांसों पर ध्यान देता है, तो दरअसल वो अपने दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत कर रहा होता है। ओह वाओ! ये 10 मिनट उस ओवरहीटेड इंजन को ठंडा करने और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये सिर्फ शांति नहीं है, ये दिमाग की रिपेयर प्रोसेस है। मतलब ये 10 मिनट दिन भर के शोर में एक एंकर या लंगर का काम करते हैं जो दिमाग को उड़ने नहीं देते। सही कहा। और इसके बाद आता है चौथा कदम, अपने शरीर का ख्याल रखना। अच्छी नींद, सही खाना और व्यायाम। ये सुनने में बेसिक सेल्फ हेल्प लग सकता है, लेकिन इसकी बायोलॉजी बहुत गहरी है, राइट? क्योंकि थके हुए शरीर में दिमाग भी थका हुआ ही रहता है। अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो इंसान अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करेगा? बिल्कुल, शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन आजकल साइंस भी मान रहा है। लेकिन यहाँ से किताब एक और गहरे विषय पर जाती है, जो खुद को जानने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो क्या है? अपने इनर चाइल्ड, यानी भीतर के उस बच्चे को पहचानना जिसे लोग बड़े होते होते पीछे छोड़ आते हैं। मासूमियत, खुलकर हंसना, नाचना, गाना और बिना डर के जीना। इस विषय पर एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बचपन की बातें बचपन में ठीक थीं। एक सीईओ, एक जिम्मेदार पिता या एक स्ट्रिक्ट मैनेजर अपने इनर चाइल्ड को जगाकर क्या करेगा? क्या दिमाग को इतना खुला छोड़ना थोड़ा बचकाना नहीं लगता? यहीं पे समाज की सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी है। इनर चाइल्ड को जगाने का मतलब बचकाना या गैर जिम्मेदार होना नहीं है। इसका मतलब है उस क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना जो बच्चों में होती है। अच्छा, मतलब सीखने की चाहत। हाँ, एक बच्चा नए आइडियाज सोचने से डरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फेल होने का डर नहीं होता। एक सफल इंसान या सीईओ अगर नए आइडियाज नहीं सोच पाएगा क्योंकि वो दुनिया के जज करने से डरता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। राइट, वो स्टक हो जाएगा। एग्जैक्टली। इनर चाइल्ड दरअसल उस बिना डर वाली स्टेट का नाम है, जहां इंसान नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये एक बहुत बड़ा नया नजरिया है, और इस उत्सुकता को वापस लाने के लिए या दिन को एक सही दिशा देने के लिए लेखक ने सुबह के 3 सवालों का एक प्रैक्टिकल टूल दिया है। हर सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछने हैं। हाँ, और वो सवाल बहुत सिंपल है। पहला, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और तीसरा, आज मैं किस चीज के लिए आभारी यानी ग्रेटफुल हूँ। अगर इन तीनों सवालों के मनोविज्ञान को समझा जाए तो क्या ये दिमाग की पूरी दिशा बदल देते हैं? बिल्कुल बदल देते हैं। पहला सवाल, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये इमोशनल लिटरेसी बढ़ाता है। अक्सर लोग अपने गुस्से या उदासी को दबा देते हैं। प्रोसेस ही नहीं करते। राइट। दूसरा सवाल, क्या बेहतर कर सकता हूँ, ये इंसान को विक्टिम मोड से निकालकर कंट्रोल देता है। और तीसरा सवाल, जो आभार से जुड़ा है, वो हमारे दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस को बदल देता है। इस आरएएस वाले हिस्से को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आभार या ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला शब्द तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आरएएस हमारे दिमाग का वो फिल्टर है जो तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। ओह, मतलब एक रेडार की तरह? हाँ, जब इंसान लगातार परेशानियों पर ध्यान देता है तो आरएएस और परेशानियां ढूंढने लगता है। लेकिन जब सुबह उठते ही इंसान किसी छोटी सी अच्छी चीज के लिए आभारी होता है, जैसे चाय की पहली घूंट या सोते हुए बच्चों को देखना, तो आरएएस उस दिन और ऐसी सकारात्मक चीजों को ढूंढने लगता है। एग्जैक्टली। ये दिमाग का फिल्टर बदलने की एक्सरसाइज है। कमाल का मैकेनिज्म है ये। लेकिन आभार प्रकट करने और खुद की तरक्की के बीच एक और बहुत बड़ी चीज आती है, और वो है आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस। राइट। किताब कहती है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये तब बनता है जब हम खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाते हैं। लेकिन इस इनर वेल्थ को बनाते वक्त एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ते में आता है, और वो है माफी, यानी फॉरगिवनेस। ये बहुत डीप टॉपिक है ना?
और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माफी मांगना फिर भी आसान हो सकता है, पर किसी ऐसे इंसान को दिल से माफ करना जिसने बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो, किसी का करियर, रिश्ता या पूरी जिंदगी तबाह की हो, ये शायद दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आई एग्री, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे अपराधी को माफ करना इंसान की कमजोरी क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? इस दर्द भरी माफी को दौलत कैसे कहा जा सकता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण सवाल है। इस बात को स्पिरिचुअलिटी से निकालकर सीधे मनोविज्ञान की कसौटी पर देखते हैं। जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है तो वहां ट्रॉमा पैदा होता है। लेखक ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए या उस इंसान को वापस जिंदगी में जगह देनी चाहिए। लेकिन जब इंसान किसी को माफ नहीं करता तो दरअसल क्या हो रहा होता है? उसने उस अपराधी को अपने दिमाग में एक मुफ्त का किराएदार बना रखा है। ओह, फ्री रेंट दे रखा है दिमाग में। एग्जैक्टली। नफरत, गुस्सा और बदले की आग लगातार बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं। मतलब जब तक माफी नहीं दी जाती तब तक वो पुराना दर्द वर्तमान में भी चोट पहुंचाता रहता है। सही कहा। माफी दूसरे इंसान को उसके किए गुनाह से मुक्त करना नहीं है। माफी अपने खुद के दिमाग को उस जंजीर से आजाद करना है। ये इस बात का ऐलान है कि अब मेरा वर्तमान उस गुस्से के नियंत्रण में नहीं है। वाह, ये तो सच में आजादी है। इसलिए लेखक इसे सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, क्योंकि जब तक कड़वाहट अंदर भरी है वहां शांति या नए विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। असली खुशी वो है जो बिना वजह हो, जब सिर्फ जिंदा होने और सांस लेने पर एक मुस्कान आ जाए। और ये आजादी सिर्फ माफी के बाद ही मिलती है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्त करने वाला विचार है। लेकिन यहाँ तक हमने जितनी बातें की वो सब सोच और फिलॉसफी के धरातल पर थीं। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अंदर की इस दौलत को जगाने के लिए ऐसे कौन से ठोस और रोजाना किए जाने वाले अभ्यास हैं जिन्हें तुरंत अपनाया जा सके? किताब ने यहाँ कुछ बेहद दिलचस्प टेक्निक्स दी हैं। इन अभ्यासों को दिमाग की सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखा जा सकता है। पहला है विजुअलाइजेशन या दृश्यकरण। सुबह आंखें बंद करके अपने सपनों के जीवन की ऐसी कल्पना करना जैसे वो अभी इसी वक्त घट रहा हो। अच्छा, मतलब फ्यूचर को प्रेजेंट में फील करना है। हाँ, दिमाग असलियत और कल्पना के बीच का फर्क उतनी तेजी से नहीं समझता। जब इंसान सफलता को इमेजिन करता है तो दिमाग उस हिसाब से आत्मविश्वास पैदा करने लगता है। इसके बाद आती है पॉजिटिव एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि, जिसमें हम खुद से कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। राइट। खुद से सचेत होकर बार बार सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ। लेकिन एफर्मेशन को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि बस आईने के सामने खड़े होकर कुछ जुमले दोहराने हैं। क्या वाकई सिर्फ बोलने से सच्चाई बदल जाती है? सिर्फ बोलने से बाहरी सच्चाई तुरंत नहीं बदलती, लेकिन अंदर की न्यूरल वायरिंग्स जरूर बदलती है। जैसा हमने नेगेटिविटी बायस की बात की थी, हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से खुद को कमजोर समझता है। ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। सुनता है तो नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत असरदार तकनीक है, जर्नलिंग। रात को सोने से पहले अपने विचारों और उलझनों को एक कागज पर उतारना। पर जर्नलिंग के बारे में भी एक गलतफहमी है कि यह सिर्फ एक डायरी लिखने जैसा है, जैसे आज मैंने क्या खाया, कहाँ गया। हाँ, लोग इसे डायरी एंट्री समझ लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है, जिसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी बिल्कुल किसी कंप्यूटर के रैम की तरह होती है। ये रैम वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। राइट। जब दिमाग में 100 विचार, डर और चिंताएं घूम रही होती हैं तो रैम पूरी तरह भर जाती है और दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। लेकिन जब उन बातों को पेपर पर लिख दिया जाता है तो दिमाग उन्हें हार्ड ड्राइव में डाल देता है। रैम फ्री हो जाती है। ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। जब विचार सिर्फ दिमाग में घूमते हैं तो वो बहुत बड़े और डरावने लगते हैं, क्योंकि उनमें इमोशन जुड़ा होता है। लेकिन कागज पर लिखते ही दिमाग का लॉजिकल यानी तार्किक हिस्सा ऑन हो जाता है और उन डरावने विचारों का वजन अचानक से आधा हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा इनर वेल्थ को बढ़ाने का एक और बहुत बड़ा और अलग तरीका है, स्वार्थ रहित सेवा। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना या किसी रोते हुए दोस्त को बिना किसी सलाह के सिर्फ शांति से सुन लेना। सिर्फ सुन लेना भी सेवा है। हाँ, क्योंकि ऐसे कामों से दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इंसान को आत्मसंतुष्टि से भर देते हैं। और इस आत्मसंतुष्टि की सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब असफलता सामने खड़ी हो,
जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बिजनेस ग्रो कर रहा हो, रिश्ते ठीक हों, तब शांत रहना और आभार जताना बहुत आसान है। हाँ, तब तो कोई भी खुश रह सकता है। लेकिन इनर वेल्थ का असली टेस्ट असफलता और आलोचना में होता है। अगर बहुत मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगे तो बाहरी दुनिया उस इंसान को हरा हुआ मानती है। उस वक्त ये अंदर की दौलत कैसे ढाल बनती है? जब बाहरी दौलत फेल होती है तो वो इंसान को टूटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जिसके पास अंदर की दौलत मजबूत है, वो उस असफलता से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वो ये समझ पाता है कि ये प्रोजेक्ट फेल हुआ है, मैं फेल नहीं हुआ। सेपरेट कर लेता है खुद को फेलियर से। एग्जैक्टली वो इस असफलता को एक संकेत की तरह लेता है कि शायद ये रास्ता ठीक नहीं था, मुझे अपनी दिशा बदलनी चाहिए। और रही बात आलोचना या ईर्ष्या की, तो एक कमजोर मन दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय करता है। लेकिन इनर वेल्थ से भरा इंसान आलोचना से घबराता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई और अपनी नीयत पता होती है। ये दरअसल इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी मानसिक आत्मनिर्भरता के शिखर अवस्था है। ऐसा इंसान अपने रिश्तों में भी किसी पर बोझ नहीं बनता। सही कहा। वो दूसरों के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो अकेला है या उसे किसी की जरूरत है, बल्कि इसलिए जाता है ताकि वो उस रिश्ते को और खूबसूरत बना सके। और इस स्थिति में एक और सबसे बड़ी आदत छूट जाती है, तुलना करना। कंपैरिजन आजकल बहुत आम है। हाँ, सोशल मीडिया के जमाने में दूसरों को देखकर लगना कि उसने इतना हासिल कर लिया, मेरी रफ्तार धीमी क्यों है। इनर वेल्थ ये सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। और उस यात्रा पर टिके रहने के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। लेखक ने इस धैर्य को एक बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया के जरिए समझाया है। जब कोई जमीन में बीज बोता है तो वो 2 दिन बाद मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पेड़ कितना बड़ा हुआ। राइट, उसे वक्त देता है। हाँ, उसे पता है कि जड़ों को मजबूत होने में वक्त लगता है। यही सिद्धांत अंदर की दौलत पर भी लागू होता है। ध्यान, जर्नलिंग या सकारात्मकता 2 दिन का शौक नहीं है। इनका असली असर तब दिखता है जब इन्हें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ अपनाया जाए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रकृति के साथ वक्त बिताना, मौन में बैठना, ये सब इस खजाने को हमेशा जिंदा और सुरक्षित रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अनुभव और विश्लेषण को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। दुनिया में बदलाव कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं आता, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अंदर का मौसम शांत होना चाहिए। वही ना, जब भीतर का मौसम शांत होता है तो बाहरी तूफान भी बस एक आम हवा का झोंका लगते हैं। मौन का अभ्यास, आभार का नजरिया, अपने दिमाग को कागज पर उतारना और अपने आप को पूरी तरह बिना किसी डर के स्वीकार करना, यही वो चाबियां हैं जो इस अदृश्य और अमूल्य खजाने के दरवाजे खोलती हैं। और ये जानकारी महज इसलिए जरूरी नहीं है कि ये बातें सुनने में अच्छी या प्रेरणादायक लगती हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बाहरी चीजें बेहद अनिश्चित हैं। नौकरी, पैसा, रुतबा या यहाँ तक कि हमारी फिजिकल हेल्थ, ये सब किसी भी वक्त किसी अचानक आई परेशानी में छीने जा सकते हैं। उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। राइट। लेकिन ये अंदर की दौलत जो आत्मज्ञान और शांति से बनती है, ये एक ऐसी हिफाजत है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। ये हर असफलता और हर गम में एक अटूट सहारा बनकर खड़ी रहती है। बिल्कुल सटीक बात। और अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक पल के लिए एक ऐसी बात पर गौर किया जाए जिस पर हम अक्सर कभी सोचते ही नहीं, और जिसकी चर्चा इस किताब के दायरे से थोड़ी आगे की है। वो क्या है? हम लोग दिन रात फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, नई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। पर क्या कभी इमोशनल इनहेरिटेंस या मानसिक विरासत के बारे में सोचा गया है? ओह, ये बहुत गहरा सवाल है। अगर एक इंसान अपने बच्चों को करोड़ों रुपए देकर जाए, लेकिन साथ ही एक हमेशा बेचैन रहने वाला, डरा हुआ और तुलना करने वाला दिमाग भी विरासत में दे जाए, तो क्या वो आने वाली पीढ़ी सच में अमीर कहलाएगी? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ बाहरी दौलत की इस अंधी रेस में दौड़ना सिखा रहे हैं, या हम उन्हें जिंदगी के हर तूफान में शांत रहने वाली ये इनर वेल्थ भी विरासत में दे रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इस सवाल के आईने में खुद को जरूर देखा जाना चाहिए। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।